लड़का विदेश से आया है और विदेश से आने के बाद एक गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा है। रास्ता इतना लंबा होता है कि वो बहुत टाइम से गाड़ी में चल रहा है और उसे ना भूख लग रही है। भूख लगने के बाद वो सोचता है कि अगर कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा खाने को मिल जाए तो मेरी बात बन जाए और मेरा पेट भर जाए। और वो काफी देर से इंतजार कर रहा है। रोड के उस तरफ भी देखता है, इस तरफ भी देखता है, लेकिन कहीं पर भी उसे खाने का कोई सामान नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही टोल क्रॉस होता है और उससे थोड़ी ही आगे एक महिला जो एक रेहड़ी लगा रही है और उस पर वो टिक्की, चाउमीन और बर्गर बना रही है, तो ये देखकर जो लड़का होता है अपनी गाड़ी को रोक लेता है और वहां पर जाकर उस महिला से कहता है कि क्या आप मुझे एक बर्गर दे सकती हो। तो वो महिला उसके लिए बर्गर बनाने लगती है, लेकिन जो लड़का है वो उस महिला की तरफ देखने लगता है और थोड़ी सी पहचान करने लगता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं पहले देखा है। लड़की कहती है कि अरे साहब, मैं तो बहुत दिनों से यहीं पर काम करती हूँ, आपने मुझे कहाँ देखा होगा। आप ठहरे अमीर और हम ठहरे गरीब और आपके पहनावे से लग रहा है कि आप तो अच्छे खासे बहुत अमीर व्यक्ति हैं और ऐसे लोगों से मेरी जान पहचान नहीं है। लेकिन जो वो लड़का है वो फिर भी उस महिला की तरफ, उस लड़की की तरफ घूरे जा रहा है और पहचानने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें सच में ही कहीं पर देखा है। तो लड़की अपने काम में व्यस्त रहती है और तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हारा नाम अंजलि है। तो वो उस लड़की के हाथ रुक जाते हैं बर्गर को बनाने से और वो कहती है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में और कुछ भी जानता हूँ। वो कहता है कि तुम वही अंजलि हो ना जो कॉलेज में जब पढ़ती थी तो एक लड़का तुम्हारी तरफ ज्यादा घूर कर देख रहा था तो तुमने उसे अपनी सैंडल का नाप बता दिया था। अब तो जो अंजलि नाम की लड़की है वो बिल्कुल ही अपनी ठेले पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप मुझे कैसे जानते हो और आप कौन हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं वही प्रमोद हूँ जिसको तुमने अपने सैंडल का नाप बताया था। यहाँ पर अंजलि उसे देखकर बड़ी खुश होती है और कहती है कि अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए लगते हो, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है। और अब तुम कहाँ से आ रहे हो। और अंजलि कहती है कि चलो अच्छा, कोई तो पुराना व्यक्ति मुझे मिला जो मेरे साथ का था, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता। अब वो यादें भी ताजा हो गई हैं जिन यादों को कभी मैंने जिया था। लेकिन वो कहती है कि अरे प्रमोद, अब वो जिंदगी कहाँ रही, अब तो जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। और यहाँ पर फिर दोबारा से अंजलि अपने काम में लग पड़ती है और प्रमोद को पूछ रही है कि और सब कुछ क्या चल रहा है, क्या तुमने शादी कर ली। तो यहाँ पर प्रमोद कहता है कि नहीं अंजलि, मैंने अभी तक शादी नहीं की। अंजलि कहती है कि शादी ना करने का इरादा है या अभी तक कोई ऐसी मिली नहीं है तुम्हें तुम्हारे टक्कर की। तो यहाँ पर प्रमोद कहता है कि शादी करने का इरादा तो था, लेकिन जिस लड़की से प्यार हुआ उस लड़की ने मना कर दिया मुझसे शादी करने थे। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि अरे कौन थी वो बदकिस्मत जिसने तुम जैसे लड़के से शादी करने से मना कर दिया। तुम तो काफी अच्छे हो और बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में भी थे और तुम बता रहे हो कि तुम विदेश में काम करते हो, तो बड़ी बेचारी की किस्मत बहुत खराब है। अब यहाँ पर प्रमोद हंसने लगता है। अंजलि कहती है कि इस हंसी का राज क्या है, तुम मेरे सामने ऐसे हंस रहे हो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर प्रमोद कहता है कि पता है वो बदकिस्मत लड़की कौन है। तो अंजलि कहती है कि हाँ बताओ कौन है, मैं भी तो जानूं उसके बारे में। तो प्रमोद कहता है कि उस लड़की का नाम अंजलि है। तो अंजलि हैरान हो जाती है और वो थोड़ी सी ऐसे होती है कि तुम क्या कह रहे हो। जब अंजलि कहती है कि क्यों प्रमोद, मजाक कर रहे हो क्या, मुझे ठेला लगाते हुए तुम मजाक करना चाहते हो। अगर तुम्हारा मजाक का मूड हो तो मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, प्लीज मुझसे मजाक मत करो। मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा दौर जी रही हूँ जहां से शायद कोई लड़की कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने आप को ढाल रही हूँ उस दौर में। अब यहाँ पर जो प्रमोद होता है थोड़ा सा इच्छुक होता है कि अंजलि ऐसा क्या हो गया। और वैसे भी वो बार बार अंजलि से पूछ रहा था कि अंजलि तुम तो पूरे कॉलेज में मतलब एक अच्छे लेवल की थी, तुम्हारा परिवार भी बहुत बढ़िया था, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गई। अब यहाँ पर प्रमोद और ज्यादा पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ आखिर ऐसा हुआ क्या, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये सब कुछ क्या है, मुझे इन सभी बातों के जवाब जानने हैं। अब अंजलि जैसे ही प्रमोद पूछता है तो अंजलि भावुक सी हो जाती है। भावुक होने के बाद अंजलि कहती है कि अरे प्रमोद, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी शादी हुई थी एक लड़के से। शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। 2 साल मेरी शादी को हो जाते हैं, लेकिन मैं किसी संतान को जन्म नहीं दे पाई। उसी बीच में मेरे पति को एक ऐसी बीमारी होती है लाइलाज,
जिसका कोई भी इलाज नहीं होता और मेरे पति इस दुनिया से चले जाते हैं। पति के जाने के बाद मेरे सास ससुर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और मुझे उस घर से ही निकाल दिया। कह दिया कि ना ही तो तेरा कोई बच्चा है, हमारे कुल का वारिस तेरा, हम क्या करेंगे। वहां से आकर मैं अपने पिता के साथ अपने घर रहने लगती हूँ। लेकिन जब पिता के साथ रहती हूँ तो भाभी और भाई का घर होता है और भाभी बात बात पर ताहने मारा करती और मेरे पिता भी ये सब कुछ देखा करते, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं। अब पिता ये सब चीजों को देखकर बड़े परेशान होते और सोचते कि मेरी बेटी का जीवन खराब हो गया। तो एक दिन घर में बहुत बड़ी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद मेरे पिता कुछ 2-4 कपड़े समेटते हैं मेरे और अपने, और मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस शहर में ले आए। यहाँ पर मेरे पिता इस रहरी को लगाया करते थे, लेकिन मेरे पिता की तबीयत खराब है। पहले तो मैं उनका हाथ बटाया करती, लेकिन अब यहाँ पर मैं अकेली इस रहरी को संभालती हूँ और इसी तरह से हमारी जिंदगी आगे चल रही है। इन सब बातों को बताते हुए जो अंजलि होती है बहुत भावुक हो जाती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि अरे छोड़ो प्रमोद, लेकिन तुमने जो मजाक किया ना, आइंदा ऐसा मजाक मत करना, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, आखिरकार कौन है वो लड़की बता नहीं सकते, कि अपने दोस्त को भी तुम नहीं बता सकते, तो तुम कैसे दोस्त हो। तो यहाँ पर प्रमोद अंजलि के सामने खड़ा होता है, कहता है कि अंजलि यकीन नहीं होता ना। वो कहता है कि मैं तुमसे सच में ही प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कहाँ पर इजहार नहीं कर पाया। जिस दिन मैं तुम्हारी तरफ घूर घूर कर देखा करता पहले, तो तुमने मुझसे कहा कि अगर मेरी तरफ दोबारा देखा तो एक सैंडल पड़ेगी और सारी तेरी जो ये देखा देखी है ना वो निकल जाएगी, तो ध्यान रखना, मेरी तरफ मत देखना। और उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अंजलि से कुछ कहूँगा तो शायद ये मुझे और भी मारे या सच में ही मेरे ऊपर हाथ उठा दे। तो इसी वजह से अंजलि मैं इजहार नहीं कर पाया और हम उस कॉलेज से निकल जाते हैं। निकलने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ बन जाऊंगा, क्योंकि जब उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं होती है तो मैं विदेश में नौकरी करता हूँ। क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने अपने आप को साबित करना था। मैं 1.5 साल विदेश में रहता हूँ, वहां से पैसे कमाता हूँ। वहां से आने के बाद मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ कि मुझे अंजलि से शादी करनी है। अंजलि ये सारी बातें सुन रही थी। मेरी माँ बहुत अच्छी है अंजलि, वो तुरंत मेरे और तुम्हारे रिश्ते के लिए तैयार हो गई। और मैंने अपने माँ बाप को जब तुम्हारे घर भेजा तो वहां पर मेरे माँ बाप को पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब मेरे माँ बाप ने मुझसे ये बात कही कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो तुम नहीं समझती कि मैं कितना टूट चुका था। हर पल तेरी याद मेरी आंखों में रहती। अंजलि जब ये बातें सुन रही थी तो उसके रोए खड़े हो जाते हैं कि कोई लड़का उससे इतना बेइंतहा मोहब्बत किया करता। उसके बाद कहता है जो प्रमोद होता है कि अंजलि, उसके बाद मैंने शराब का सेवन शुरू कर दिया। मैं अपने गम को भुलाने के लिए उस शराब को अपना साथी बनाने चला था और मैं दिन रात नशे में डूबा रहता। जितना भी पैसा विदेश से कमाया वो खत्म होने लगता है। तभी मेरे माँ बाप मुझे समझाते और कहते हैं कि बेटा, उस लड़की का तेरी जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक था, शायद वो तेरा साथ और उसका साथ यहीं तक का था। अब उसकी गृहस्थी बच चुकी है। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके जीवन में क्या असर पड़ेगा, और तुम्हें अब अपने आप को संभालना होगा और दोबारा से अपने आप को खड़ा करना होगा। प्रमोद अपने माँ बाप की बातों पर अमल करता है और वो नशे को छोड़ देता है, शराब को बिल्कुल छोड़ देता है और दोबारा विदेश चला जाता हूँ। विदेश जाने के बाद मैं वहां पर करीबन 3 साल से रह रहा हूँ। अब 3 साल बाद मैं यहाँ पर आया था और यहाँ से जब मैं गुजर रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। इसी वजह से मैंने तुम्हारे ठेले पर अपनी गाड़ी लगाई और तुमसे बर्गर खाया। अंजलि होती है वो थोड़ी सी शर्माई होती है और वो कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। तो यहाँ पर प्रमोद कहता है कि क्या प्रमाण चाहिए, या अपना दिल निकाल के तुम्हारे सामने रख दूं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूं। तो अंजलि अपने चेहरे को थोड़ा सा ढका सा करती है दुपट्टे से और इधर उधर काम में लग पड़ती है और वो सोच विचार में होती है कि ये मुझसे इतना प्यार करता है। तो यहाँ पर अंजलि अब अपने आप को संभालती है और कहती है कि सुनो प्रमोद, अब ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा करो, चलो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन अब कोई लड़की ढूंढो अच्छी सी और अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाओ, किसी से शादी करो, अपनी गृहस्थी को बढ़ाओ। यहाँ पर मेरी भी गलती नहीं है और तुम्हारी भी गलती नहीं है। और अब तुम ये बर्गर खा लिया है, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए, अब तुम अपने घर जा सकते हो। प्रमोद जैसे ही चलने को होता है तो वापस लौटता है। जो अंजलि अपने काम में लगी हुई थी और अंजलि के कान में कहता है कि मैं वापस तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम कल तैयार रहना, मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर आऊंगा और तुम्हें पक्का मैं अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा और अब तो मैं शादी तुमसे ही करूंगा। घर तो बसाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ ही बसाऊंगा। अंजलि ये बात सुनती है
तो थोड़ी सी शरमाई सी होती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो धड़ाम से एकदम से जमीन पर बैठ जाती है। ये देखकर जो प्रमोद होता है हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे अंजलि, तुम्हें ऐसा क्या हुआ? बस मैंने तुम्हारे कान में बात ही तो कही है। तो अंजलि कहती है कि तुमने बात ही ऐसी कर दी कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाई। तुम क्या कह रहे हो? तो प्रमोद कहता है कि चाहे तुम गिर जाओ या कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। जब मेरी सपनों की लड़की मुझे मिल गई है तो अब मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। प्रमोद अंजलि को अपने हाथों से उठाता है और उसे वहीं पर रखी एक चेयर पर बिठाता है, उसके आंसू पोंछता है और उसे एक गिलास पानी पिलाकर कहता है कि कल अच्छे से तैयार होकर मुझे मिलना, ताकि मैं अपनी माँ को तुम्हें दिखाऊं तो मेरी माँ तुम्हें एक बार में ही पसंद कर ले। अंजलि की नजरों में वो शर्म और वो हया आ जाती है जो कभी कोई लड़का लड़की को देखने के लिए आता है। और दोस्तों, वहां से प्रमोद अंजलि की ही तरफ देखता देखता गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद अपने घर पहुंच जाता है। उधर अंजलि भी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो पूरी रात इसी चिंता में रहती है कि प्रमोद आएगा तो जरूर, क्योंकि वो अपनी जुबान का बहुत पक्का है। और उधर प्रमोद सारी बातें घर जाकर पानी भी नहीं पीता है, पहले अपनी माँ से शेयर करता है, कहता है कि माँ, मुझे वो लड़की मिल चुकी है जिसके लिए मैं जीता था, जिसके लिए मैं मरता था, जो मेरी जिंदगी थी, आज मुझे मेरी जिंदगी मिल गई है। क्या आप मेरा साथ दोगी? तो दोस्तों, यहाँ पर प्रमोद की माँ एक बार में ही मान जाती है और कहती है कि हाँ बेटा, बहुत दिन से इस दिन का इंतजार था कि कब मेरा बेटा दुल्हनिया लेकर आएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका पति था या उसकी शादी हुई थी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे का वो जिगर का टुकड़ा है तो वो मेरी जान है, तो चिंता मत कर। और दोस्तों, यहाँ पर जो प्रमोद होता है पूरी रात नहीं सोता है, पूरी रात अंजलि के ख्यालों में खोता रहता है और सोचता है कि अरे मैं कितना झल्ला हूं, मैंने उससे कोई नंबर नहीं लिया, अगर नंबर ले लेता तो और भी अच्छा होता। और दोस्तों, सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद माँ करीबन 3:30 बजे रात को उठ जाती है और पूरे शगुन की तैयारी करती है, गाड़ी को फुल भर लेती है, अंजलि के लिए नए कपड़े, गहने, जेवर सब कुछ रेडी करती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा बिस्तर पर सोया हुआ है, क्योंकि पूरी रात जागा था ना, तो सुबह सुबह उसकी आंख लग जाती है और कहती है कि बेटा, क्या बहू को लेने नहीं चलना है? क्या तुम्हें अपनी मनपसंद लड़की को देखने नहीं जाना है? तो प्रमोद एकदम से खड़ा हो जाता है बिस्तर से और नहा धोकर प्रमोद भी तैयार हो जाता है। दोनों माँ बेटे वहां पर पहुंच जाते हैं। आज अंजलि भी बहुत जल्दी सुबह उठती है, अपने आप को तैयार करती है, कई कई बार अपने आप को आईने में देखती है। अंजलि का पिता, जब बीमार पिता ये मंजर देख रहा है तो वो सोच रहा है कि मेरी बेटी अब बदल रही है, शायद अपने आप को संभाल रही है, लेकिन आज उसकी बेटी की जिंदगी बदलने वाली थी। अंजलि कई बार अपने आप को आईने में देखकर आज एक नई साड़ी और सुंदर से कपड़े पहनकर वो अपने ठेले पर खड़ी हुई है। वहीं पर प्रमोद अपनी माँ के साथ पहुंच जाता है और जैसे ही प्रमोद की माँ अंजलि को देखती है तो एक नजर में ही उसे पसंद कर लेती है और वहां पर अपने बेटे की बहू की बलाई लेने लगती है। कहती है कि अरे प्रमोद, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है रे, हमारी बहू तो बहुत सुंदर है। और यहाँ पर रिश्ता वहीं पर फिक्स कर दिया जाता है। एक रिंग अंजलि को पहनाई जाती है। उसके बाद प्रमोद अंजलि को अपनी गाड़ी में बिठाता है और वो दोनों अंजलि के घर पहुंचते हैं और प्रमोद अंजलि के पिता से उसका हाथ मांगता है, कहता है कि पिताजी, मैं वही लड़का हूं जिसका रिश्ता लेकर मेरे माँ बाप आपके घर आए थे, लेकिन उस वक्त आपने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। आज मैं दोबारा से आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं और प्लीज अंकल, अब की बार मना मत करना। यहाँ पर जो अंजलि का पिता होता है वो प्रमोद की माँ के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि आप देवी हो जो मेरी बेटी को स्वीकार कर रही हो, क्योंकि मेरी बेटी एक विधवा महिला है और यहाँ पर आपने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रमोद अपनी शादी की तैयारियां खुद करता है, हल्दी से लेकर मेहंदी तक, संगीत तक, वो खुद हर चीज में पैसे लगाता है। अंजलि को हर वो खुशी देता है शायद उसे आज से पहले ये खुशियां नहीं नसीब हुई थी। एक अच्छी लग्जरी लाइफ और एक अच्छा जीवन अंजलि का शुरू होने लगता है। प्रमोद अपने ससुर को भी अपने पास ही ले जाता है, वो घर छोड़ देते हैं और वहां पर वो अपने घर इन सभी को ले जाता है। अंजलि और प्रमोद की धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद अंजलि का पिता, अंजलि और प्रमोद की माँ, ये सभी एक साथ रहने लगते हैं। और दोस्तों, प्रमोद अपने ससुर की भी बहुत सेवा करता है और बहुत ख्याल रखता है। अब जिंदगी आगे चलने लगती है। आगे चलने के बाद दोनों में नोक-झोंक रहती है, वो उसको छेड़ता है, वो उसको छेड़ती है। इसी बीच में दोस्तों, उनको एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद प्रमोद का परिवार अब बढ़ने लगा था, तो एक दिन अंजलि आंगन में बैठी हुई है, उसकी जुल्फें बिखरी हुई हैं। तभी प्रमोद पीछे से आता है और अंजलि के पास में बैठ जाता है, तो वो देखता है कि अंजलि की आंखें भरी हुई हैं।
प्रमोद कहता है कि अंजलि तुम्हारी आंखें भरी हुई क्यों हैं? अब किस बात की कमी है? कोई दुख हो, तकलीफ हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। तो अंजलि कहती है कि बस एक काम और जिंदगी में करना है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। प्रमोद कहता है कि जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम अपनी परेशानी बताओ। तो अंजलि कहती है कि मुझे वहां पर जाना है जहां पर मेरी शादी हुई थी, उस घर में बस एक बार और मुझे जाना है। अंजलि अपनी बेटी को गोद में लेती है। प्रमोद मान जाता है और कहता है कि बस यही बात है, इतनी सी बात है तो चलो अभी चलते हैं। शाम का वक्त होता है और दोस्तों अंजलि अपने ससुराल में पहुंच जाती है और वहां पर अपने सास ससुर को खरी खोटी सुनाती है। क्यों सुनाती है? क्योंकि जब अंजलि का पति इस दुनिया में नहीं रहा था तो अंजलि पर बहुत ज्यादा अत्याचार उसके ससुराल वालों ने किए थे। तो अंजलि कहती है सभी ससुराल वालों से कि तुम सोचते थे ना कि मेरा कोई भी नहीं है, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और मेरा पति आज मेरे साथ है। और आप लोगों ने जो किया है ना उसका न्याय तो शायद ऊपर चलकर होगा, ऊपर वाला करेगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ना ही तो मैं मनहूस हूँ और ना ही मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि शायद मेरी जिंदगी आगे अच्छे से ना चल पाए। हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन कभी अपनी करनी पर भी एक ख्याल और एक नजर डालना। अपने सास ससुर से ये बात कहती है दोस्तों, वहां से अंजलि अपने घर आ जाती है और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी काटती है। तो ये थी अंजलि की कहानी, जहां पर वो लड़की विधवा भी हुई। विधवा होने के बाद वो ऐसी जिंदगी जी रही थी, एक शहर में छोटा सा एक कमरा होता है किराए का, बाप बेटी वहीं पर रहते हैं, एक रेहड़ी लगाते हैं। लेकिन उसके बाद एक कॉलेज के दोस्त ने उसकी जिंदगी को संवार दिया और यहाँ पर जब बच्चा भी हो जाता है, लड़की भी हो जाती है, उसके बाद अंजलि कहती है कि प्रमोद आज एक राज की बात बताऊं। तो प्रमोद कहता है कि हाँ बताओ। तो अंजलि कहती है तुम्हें पता है जब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर देखा करते थे ना तो शायद उस वक्त मैं भी तुम्हें प्यार करती थी, लेकिन जब तुमने मुझे इजहार नहीं किया तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरा मानना है, इसी वजह से मैंने भी तुम्हें इजहार नहीं किया। अब प्रमोद की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सोचता, हमेशा वो कहता कि मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ, तुम नहीं करती। लेकिन आज उसे पता चला कि कॉलेज में वो लड़की जो उसे सैंडल का नाप बता रही थी वो भी इतना ही प्यार करती है जितना प्रमोद अंजलि से करता है। तो दोस्तों ये थी, एक लव स्टोरी भी थी और एक प्रेरणादायक कहानी भी थी, क्योंकि एक लड़के ने एक ऐसी लड़की को अपनाया था जिसका शायद जीवन खत्म होने को था। तो हमेशा दूसरों की मजबूरियों को समझिए और दूसरों की फीलिंग जो अंदर की बात होती है उन्हें भी आप लोगों को समझना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को बिल्कुल समझकर उनके साथ चलना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे इसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।